नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बना। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर। वाशिंगटन ने कहा, अमेरिका वेनेजुएला पर शासन नहीं करेगा बल्कि तेल नियंत्रण से बदलाव सुनिश्चित करेगा। और ईरान ने बढ़ती कीमतों तथा मुद्रा के मूल्य में गिरावट के असर से राहत के लिए सरकारी सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की। चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 1 बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। श्री चौहान ने कहा कि अधिक उपज वाली फसलों के विकास में देश को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ये नई प्रजातियां जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचे। कृषि मंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता की फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने को भी कहा। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत की पारंपरिक औषध उपचार पद्धति आयुष को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता मिली है। दोनों देशों के साथ पिछले वर्ष दिसंबर में व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया गया था। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक औषधि का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष आयुष और जड़ी बूटी उत्पादों के निर्यात में 6.11% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में 68 करोड़ 88 लाख 90 हजार डॉलर मूल्य के आयुष उत्पादों का निर्यात हुआ, जबकि 2023-24 में 64 करोड़ 92 लाख डॉलर मूल्य का निर्यात हुआ था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कल रात फ्रांस और लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। एक सप्ताह की यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जियांग नोएल बारोत से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि डॉ जयशंकर फ्रांस के राजदूतों के 31वें सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री लग्जमबर्ग जाएंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेबियर बीटल के साथ उनकी बातचीत होगी। वे लग्जमबर्ग में भारतवंशियों से भी मिलेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने कहा है कि वह वेनेजुएला पर शासन नहीं करेगा, लेकिन राजनीतिक बदलाव लाने के लिए तेल नियंत्रण उपाय लागू करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वेनेजुएला में ऑयल ब्लॉकेड यानी तेल संगरोध लागू किए जाएंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोला मादुरो को बंदी बनाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला पर सीधा नियंत्रण रख सकता है। टेलीविजन के टॉक शो में अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान के बाद वेनेजुएला को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। वेनेजुएला में जबरन सत्ता परिवर्तन के प्रयास के बाद अमेरिका वहां विदेशी हस्तक्षेप और बढ़ा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले पर चर्चा के लिए आज आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक परिषद के अस्थायी सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है।
इसे स्थायी सदस्य चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वेनेजुएला में अमरीकी सैन्य कार्रवाई को खतरनाक उदाहरण करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि महासचिव एंटोनियो गुतेरेस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान न होने से बेहद चिंतित हैं। महासचिव ने वेनेजुएला में मानवाधिकारों और कानून के अनुरूप समावेशी संवाद का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी की वैधता पर चर्चा होगी। हालांकि मित्र देशों से अमेरिका की कड़ी आलोचना की संभावना नहीं है। मादुरो फिलहाल न्यूयॉर्क में हिरासत में है। अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत हवाई हमलों के बाद 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बना लिया था। ये घटना ईरान के लिए एक गहरा झटका है, जो अपने आंतरिक तनाव और संघर्ष से जूझ रहा है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ईरान में बढ़ती महंगाई और मुद्रा के मूल्य में रिकॉर्ड गिरावट के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। ये प्रदर्शन ईरान के 31 सूबों में से 17 सूबों तक फैल गए। इस दौरान हुई हिंसा में 16 लोग मारे गए हैं। एक रिपोर्ट। वेनेजुएला लॉन्ग टाइम से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ईरान का एक सबसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। दोनों देशों ने 260 से ज्यादा एग्रीमेंट साइन किए थे अलग अलग सेक्टर्स में, जिससे एक क्लोज अलायंस तैयार हुआ जो लार्जली अमेरिकन इन्फ्लुएंस के विरोध पर बेस्ड था। ईरानियन सोर्सेस के मुताबिक बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू लगभग $3 बिलियन थी। कॉपरेशन सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं था, बल्कि ऑयल सेक्टर और डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी जैसा सेंसिटिव एरियाज तक भी फैला हुआ था। सीरिया में बशार अल असद के रिजीम के से लेकर वेनेजुएला में मदुरो की गवर्नमेंट तक अलाइड गवर्नमेंट्स का कोलैप्स इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस को मजबूत नहीं करता। विनोद कुमार फॉर आकाशवाणी न्यूज फ्रॉम दुबई। ईरान ने बढ़ती कीमतों और मुद्रा के मूल्य में गिरावट के असर से राहत के लिए सरकारी सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की है। प्रति परिवार मासिक सब्सिडी 3 लाख रियाल से बढ़ाकर 10 लाख रियाल की जाएगी। ये सहायता नकद राशि में नहीं दी जाएगी, बल्कि इसे पारिवारिक कार्ड में अंतरित किया जाएगा, जिससे आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सके। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये राशि प्रति माह कार्ड में जमा की जाएगी। ईरान के सभी परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के आदेश के बाद इस माह के दूसरे सप्ताह से ये कार्यक्रम शुरू होगा। सरकार ने बताया कि बढ़ती महंगाई के अनुरूप 10 लाख रियाल का अलग से भुगतान किया जाएगा। असम में आज सुबह 4:17 पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र राज्य के मोरी गांव जिले में 50 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के झटके आसपास के जिलों में भी महसूस किए गए। अब तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी झटके महसूस किए गए। खेलो इंडिया समुद्र तटीय खेल आज से दीव के समुद्री तट घोगला पर शुरू हो रहे हैं। इसका आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर रहे हैं। प्रतियोगिता के 8 खेलों में 2100 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये खेल आज से 10 जनवरी तक भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संघों की देखरेख में आयोजित किए जाएंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया बीच गेम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर की पुख्ता सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर की सुरक्षा पूरी तरह से अभेद्य होगी। उन्होंने बताया कि 4 दीवारी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। योग गुरु परमहंस योगानंद की जयंती पर पूरे विश्व से उनके अनुयायी गोरखपुर स्थित जन्म स्थान पर बन रहे स्मारक पर एकत्र हो रहे हैं। योगदास सत्संग सोसाइटी ने इस अवसर पर समारोह का आयोजन किया है। इसमें विश्व भर से योगानंद के शिष्य और अनुयायी भाग ले रहे हैं। योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बना। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर। वाशिंगटन ने कहा, अमेरिका वेनेजुएला पर शासन नहीं करेगा, बल्कि तेल नियंत्रण से बदलाव सुनिश्चित करेगा।
और ईरान ने बढ़ती कीमतों तथा मुद्रा के मूल्य में गिरावट के असर से राहत के लिए सरकारी सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।